हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दाइमा इंग्लिश क्लासेस में। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस। वॉइस को हम वाच्य कहते हैं। वॉइस और सेंटेंस जो होते हैं उनमें कोई खास फर्क नहीं होता। एक सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस होता है जिसको हम वाक्य कहते हैं। वॉइस भी एक तरह का सेंटेंस ही होता है, लेकिन इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह से लिखे जा सकते हैं। दो तरह से लिखे जाने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस को हम दो तरह से लिख सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक सेंटेंस जो होता है उसको हम एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं, दूसरा जो होता है उसको पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले वॉइस से पहले हम सेंटेंस की बात करते हैं कि सेंटेंस और वॉइस में क्या फ़र्क होता है। सेंटेंस को हम वाक्य कहते हैं और वॉइस को वाच्य कहते हैं। वॉइस जो होती है इसको हम वाच्य कहते हैं। अब वाक्य जो होता है वो और वाच्य जो होता है उसमें क्या फर्क है कि वाच्य जो होता है तब वह भी वाक्य है, लेकिन अगर हम किसी भी सेंटेंस को इस पैटर्न से लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से, तो वो जो है वो तो सेंटेंस ही, लेकिन वो किस वाच्य में होगा वो सेंटेंस, वो होगा एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में वह होगा। दूसरा, अगर हम सब्जेक्ट का पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्ट से शुरू करें सेंटेंस को, उसमें वर्ब लगाएं। अब जनरली ऑब्जेक्ट से जब शुरू होगा तो वर्ब हमें नेसेसरीली बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, ये निश्चित है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, जो मेन वर्ब होती है वो। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें वर्ब लगानी है तो उसमें बी लगाना ही पड़ेगा। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। और यहाँ बाई लगा करके हमें जो ये सब्जेक्ट था वो लास्ट में यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हमें उसको लिख देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया है और ये जो जगह होती है वो होती है ऑब्जेक्ट की। तो होगा तो ये एक तरह से सब्जेक्ट, लेकिन ये केस कौन सी होगी? सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस। ये वाला सब्जेक्ट जो है वो इधर आ जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इधर आ जाएगा। इस पैटर्न को फॉलो करते यदि हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका उस सेंटेंस का वॉइस होगा पैसिव वॉइस। है यह भी सेंटेंस, है यह भी सेंटेंस। तो कहने का मतलब हम किसी भी सेंटेंस को दो तरह से लिख सकते हैं, दो प्रकार से किसी भी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं। दो प्रकार से वाक्य को लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम दो प्रकार से वाक्य को लिख सकते हैं तो सेंटेंस जो है उसके स्ट्रक्चर भी दो हो गए, उसके पैटर्न जो है वो भी दो हो गए। यानी कि किसी भी सेंटेंस को हम सब्जेक्ट से शुरू करें, पहली बात, सब्जेक्ट को यदि हम सेंटेंस को यदि हम सब्जेक्ट से शुरू करें तो वो पहला प्रकार हो गया। सेंटेंस को हम ऑब्जेक्ट से शुरू करें तो वो दूसरा प्रकार हो गया लिखने का। तो हम इस तरह से भी किसी सेंटेंस को लिख सकते हैं और इस तरह से भी किसी सेंटेंस को लिख सकते हैं। अब दोनों में ही ये जो वर्ब होती है यहाँ पर प्रयुक्त होती है, जो हमें टेंस के बारे में बताती है। तो टेंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। मेनली जो चेंज होगा वो क्या होगा कि पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। वर्ब जो है वो इसमें हमेशा हमेशा वर्ब की बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। यहाँ पर हम बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर होगी, सब्जेक्ट ही होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में वो जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सब्जेक्ट जो पहले आया हुआ है वही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है कि काम किसने किया, डूअर, जो एजेंट होता है वो हम बाई लगा करके लिख देंगे। जनरली अगर हम यहाँ पर देखें तो वॉइस हो गए दो प्रकार के, जैसे कि हमने ऊपर देखा। वॉइस में दो प्रकार कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया एक्टिव वॉइस और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा इसमें हो गया पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में तो क्या हो गया? सब्जेक्ट से शुरू होगा सेंटेंस, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी और ऑब्जेक्ट भी वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा। यानी कि एक लिखने वाला जो लेखक होता है वो जल्दबाजी में अगर अपने
सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लिख देता है तो वो उसको काटेगा नहीं, उसमें वर्ब जो है वो चेंज कर देगा। जैसे हम यहाँ पर लिखें राहुल चाय पीता है, हिंदी में समझ लेते हैं, हिंदी में नहीं समझना चाहिए अंग्रेजी पढ़ते वक्त, लेकिन जो लैंग्वेज होती है सपोर्टिव लैंग्वेज उसका हम सहारा लेकर के देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। बाद में हम हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि तब हमें समझ में आ जाएगा। तो राहुल यहाँ पर क्या है, राहुल काम करने वाला है यानी कि डूअर है, एजेंट है, ये नॉमिनल है तो हम यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि ये काम करने वाला है। चाय यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और पीता है यहाँ पर वर्ब है। हम अपने सेंटेंस को यदि सब्जेक्ट से शुरू करते हैं तो ये जो सेंटेंस है वो क्या कहलाएगा, कृतवाच्य। कृतवाच्य क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है। प्रधानता का मतलब है कि कर्ता से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से ये सेंटेंस जो है वो शुरू हो रहा है। अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं, पैसिव वॉइस बनाएं यानी कि कर्मवाच्य बनाएं तो हमें सेंटेंस को चाय से शुरू करना पड़ेगा। चाय, अब यहाँ पर वर्ब आएगी अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी। यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, वर्ब हमेशा हिंदी में लास्ट में आती है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो वर्ब हम यहाँ पे लास्ट में रखेंगे, चाय। यहीं पर ये राहुल के द्वारा जो है वो हम लिख देंगे, चाय राहुल के द्वारा। यहाँ पर पीता है को क्या लिख देंगे, जाती पी जाती है, यानी कि आ जाता है, आ जाती जाती है, इस तरह से हम लिखेंगे। चाय जो है वो स्त्रीलिंग मानी जाती है, इसलिए क्रिया जो है इसके अकॉर्डिंग, चाय के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि क्रिया जो है वो चाय के अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हुई है। यहाँ पर जो क्रिया है वो राहुल के अकॉर्डिंग आई है। तो क्रिया का यही जो हेर फेर है वो ही एक्टिव और पैसिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आना, और पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आना। बस यही एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है। हम इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एग्जाम्पल्स जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे हम लाइव में जब आएंगे 7 बजे तब हम देखेंगे। अभी हम नियम जो है वो समझ लेते हैं, इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस किस तरह से बनती है। तो इधर हम मान लो वर्ब, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है, तो हम यहीं पर देख लेते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो किस तरह से चेंज होती है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो किस तरह से चेंज होती है। इधर वाली जो वर्ब है वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, इधर वाली जो वर्ब है वो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इधर तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के क्या लगाते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस तरह से समझेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो कौन सी आती है। सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे मान लो इज ड्रिंकिंग, यहाँ पर इज ड्रिंकिंग लिखा हुआ। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, मान लो ही आ जाता है तो ही इज ड्रिंकिंग, ये हो गया ही इज ड्रिंकिंग टी। अब हम ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू करेंगे, मान लीजिए हम टी से शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो टी आ जाता है इसमें। तो इज जो है इज ड्रिंकिंग, तो इसके अकॉर्डिंग आई, टी के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या करेंगे, इज के बाद में बी और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था ड्रंक। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि टेंस में चेंज नहीं होता है, इज का इज यहाँ रहेगा, इज का इज यहाँ रहेगा। हमें सिर्फ इस वर्ब में बी लगा करके थर्ड फॉर्म करनी है। तो ड्रिंकिंग यहाँ पर है, बी लगा करके हमने इसकी थर्ड फॉर्म कर दी बी ड्रंक। जैसे यहाँ पर हम लिखें हेज सीन, जैसे ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर है वर्ब हेज सीन। अब हमें जैसे मान लो ताजमहल उसने देखा, तो ताजमहल के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, तो हेज ही आ जाएगा। तो ताजमहल है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ही हैज सीन द ताजमहल, तो हम द ताजमहल से यहाँ शुरू करते हैं, तो हेज का हेज रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, ऑब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब हो जाएगी। तो बी जो है ये फर्स्ट फॉर्म होती है, जबकि हेज के बाद यहाँ देखो, हेज के बाद यहाँ क्या आई हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। तो हम भी यहाँ हेज के बाद जो इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इंग्लिश में ये देखना है कि इफेक्ट जो है वो अगले वर्ड पर पड़ता है, लास्ट वर्ड का, यानी कि जैसे ही है, ही का इफेक्ट इस पे पड़ा तो ये हेज हो गया। अगर यहाँ दे होता तो इसका इफेक्ट पड़ता, यहाँ पर हेव हो जाता। हेज का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा तो ये थर्ड फॉर्म सीन होगी। सीन का इफेक्ट जो भी कोई चीज़ जो देखने वाली है उस पर देखें, उस पर पड़ेगा, तो देखने वाली चीज़ ही यहाँ पर कोई जो है वो आएगी, बिना देखे जाने वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं आएगी।
तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने रखा एक वचन है ऑब्जेक्ट द ताजमहल, तो हम यहाँ पर हेज ही रखेंगे, टेंस में चेंज नहीं होगा। यहाँ अगर हेज के बाद देखें तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये हो जाएगा बीन सीन। जैसे इज के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आई, इज के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आई, और यहाँ पर क्या हो गया इज बी, इज के बाद में अगर आईएनजी वाली फॉर्म आती है इज ड्रिंकिंग, तो इज, और यहाँ पर बी जो है इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इज बीइंग ड्रंक, क्योंकि इज के बाद में फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, तो इज बीइंग ड्रंक ये हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिखें वॉज प्लेइंग, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज प्लेइंग जो है वो एक वचन सब्जेक्ट इधर होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब जो है वो आई हुई है वॉज प्लेइंग। हम भी क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, प्लेइंग क्रिकेट है, तो क्रिकेट को ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट मान करके हम यहाँ वर्ब जो लगाएंगे वो वर्ब क्या हो जाएगी वॉज तो हो जाएगी, इसके बाद में बी लगाएंगे, फिर ये प्लेइंग जो है इसका हम कर देंगे थर्ड फॉर्म। फिर वही बात है, वॉच के बाद में फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, बी थर्ड फॉर्म, ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें लगाना ही पड़ेगा पैसिव वॉइस में, लेकिन नियम को भी हम नहीं छोड़ सकते। वॉच यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म है, और वॉच के बाद में बीइंग, बी के बाद वॉच के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है, तो हम बी के बाद में आईएनजी लगा देंगे, ये हो जाएगा वॉच बीइंग प्लेड। कहने का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है उसका इफेक्ट जो है वो उसका वो बी पे पड़ जाएगा, और जो फॉर्म आती है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, चाहे वो इज के साथ आए, चाहे वो बीइंग के साथ आए, चाहे बीइंग के साथ आए, चाहे बी के साथ आए। एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी ही है कि पैसिव वॉइस में ये जो बी वी थर्ड है ये 100% आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो संसार, बी और थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है। अब फर्क पड़ता है कि बी जो है वो इजारम के रूप में भी आ जाता है, वोजवर के रूप में भी आ जाता है। फर्स्ट फॉर्म होगी तो बी का इजारम हो जाएगा, और सेकंड फॉर्म होगी तो बी का वोजवर हो जाएगा। इस तरह से हम ये जो वर्ब है वो लगाते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं सेंटेंसेस में। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस, नियम कुछ भी नहीं है, बस यही नियम है। ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में किस तरह से बदलते हैं वो हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट जो होता है उसको ऑब्जेक्ट में किस तरह से बदलते हैं। ये जो यहाँ पर है ये सब्जेक्ट है, और ये इधर जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसको किस तरह से हम बदलेंगे, जैसे मान लो ही है तो ही का यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई लगा करके हिम हो जाएगा। शी है, यहाँ पर शी है तो शी का क्या हो जाएगा, शी का बाई लगा करके हर हो जाएगा। यहाँ पर बाई लगा देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है, हम बना रहे हैं इसको। यहाँ पर मान लो इट है तो इट का इट ही होगा, बाई इट लग जाएगा। यहाँ पर मान लो आई है तो आई का यहाँ पर मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो वी है तो इसका अस हो जाएगा। यहाँ पर अगर दे है तो दे का देम हो जाएगा। अगर यहाँ पर यू है तो यू का यू ही रहेगा। और होते हैं जैसे मान लो ये दाऊ है तो दाऊ का यहाँ पर क्या हो जाएगा दी हो जाएगा। दाऊ ओछा शब्द नहीं है, इसको ओछा बताते हैं, ओछा नहीं है। अपना जो होता है जो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है उसको हम तू वो कह करके पुकारते हैं, ओछा शब्द नहीं माना जाता। तो सबसे प्यारा जो होता है, जैसे ईश्वर सबसे प्यारा, तो कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ईश्वर को हम तू लगा के बोल रहे हैं तो हमारे बिल्कुल क्लोज ये होता है, इसलिए हम इसको तू कह करके पुकारते हैं और ईश्वर के लिए दाऊ का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये रहा कि सब्जेक्ट को किस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। टेंस में चेंज होगा नहीं, टेंस में चेंज कभी भी नहीं होगा, बस हमें बी का वो रूप जो है वो कर देना है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक्टिव वॉइस जो है इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे एक्टिव वॉइस हम यहाँ पर लिखें आई वॉज प्लेइंग चेस, आई वॉज प्लेइंग चेस, तो हमें इसमें टेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो वॉज प्लेइंग जो है बस इसकी हमें क्या करनी है पैसिव वॉइस बनानी है। अब ये यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब आई है, जबकि हमें नियम ये कहता है कि पैसिव वॉइस जो है इसको आप ऑब्जेक्ट से शुरू करोगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है ये है। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, वर्ब से
वर्ब के ठीक बाद में आती है पहली बात, और वर्ब से जुड़ी हुई रहती है। अगर हम यहाँ प्लेइंग दी अर्थ लिख देंगे तो वह धरती खेल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, है ना। दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं, अभी हम देखेंगे आगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले रख सकते हैं। फिलहाल इसमें आया हुआ है ऑब्जेक्ट चेस, यानी सेंटेंस को हमें चेस से शुरू करना है। अब आई को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, हो सकता है ये रूल हो, लेकिन यहाँ ये रूल बदलने वाला रूल नहीं है। यहाँ पर सीधी और सिंपल सी बात है कि हम सेंटेंस को लिखा हुआ मिलेगा हमें एक्टिव वॉइस में, हमें पैसिव वॉइस में लिखना है, यानी कि सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू करना है नेसेसरीली, बस यही याद रखना। पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू किया जाता है, बस सिंपल सी बात यही है। इसे भी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में है ये सेंटेंस, और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ये एक्टिव में इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ये पैसिव में इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। जब हम पैसिव में लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब तब चेंज होती है जब यहाँ पर प्लूरल आ जाए, तब वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। जनरली लोग बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, तो ये टेंशन हो जाती है कि किस तरह से करते हैं। टेंस में चेंज नहीं होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक होता है, जिसमें ये माना जाता है कि ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। सेंस में चेंज यानी मीनिंग में चेंज कभी भी नहीं होता, मीनिंग सेम रहता है, स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाता है। जैसे चेस यहाँ पर लिखा हुआ है बोझ, अब इस प्ले को हम कैसे लिखेंगे, बी लगा करके थर्ड फॉर्म, बी प्लेड, बाई लगा करके ये जो आई है इसकी हम ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आती है, ऑब्जेक्टिव केस ही आती है। ये सब्जेक्ट, लेकिन इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट में लिखी जा रही है, और ये ऑब्जेक्ट वैसे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो लगते ही नहीं है कभी, केवल और केवल प्रीपोजिशंस लगते हैं 2 और 4, बस। इसके अलावा कोई प्रीपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्ट से पहले नहीं आते हैं। तो यहाँ पर प्लेड बाई मी जो है, ये बाई इसको हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है ये सब्जेक्ट। अब देखो वोज जो है ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पर भी पता चल रहा है हमें वोज के बाद कौन सी फॉर्म आई है, आईएनजी वाली, तो यहाँ भी वोज के बाद हम आईएनजी वाली फॉर्म ही लिखेंगे। थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब की होती है, जो हर पैसिव में होगी। संसार का किसी भी कोई भी पैसिव सेंटेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी ही करनी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो बी आता है ना, ये एक्चुअली वर्ब में चेंज यहाँ पर हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो बी जो है ये चेंज होगा, वॉज बीइंग, ये भी इसके कॉन्टेक्ट में है इसलिए चेंज होगा, अदरवाइज ये भी चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वॉज है तो बीइंग कर देंगे। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस हो गई, चेस वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू करना है। जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पर लिखें, इंडिया won the मैच, इंडिया वॉन द मैच। यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया सब्जेक्ट है, वॉन जो है ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है मेन वर्ब, और मैच जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या जीता? मैच जीता। तो हमें क्या करना है, ये सेंटेंस जो है ये सेंटेंस है अपने एक्टिव वॉइस में, हमें इसका क्या करना है, ये तो है एक्टिव वॉइस में, हमें इसका क्या बनाना है, हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस किस तरह से बन जाएगा, हमें क्या करना है पैसिव वॉइस में, बोलो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेकर के आना है, यानी कि द मैच जो है वो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ये इसलिए क्योंकि ये ठीक वर्ब के बाद ही आता है ऑब्जेक्ट, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद ही यहाँ पर आएगा, यही इसकी पहचान होती है। बड़ा हो सकता है लेकिन ये वर्ब के बाद ही होगा। तो द मैच से हम सेंटेंस को शुरू करने जा रहे हैं। द मैच हमने यहाँ पर लिख दिया, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या बना दिया, यहाँ पर बना दिया सब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहा है। वॉन जो है ये होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें क्या करना है, हमें शर्त के अनुसार, यहाँ देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हम यहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे।
बी लगा करके थर्ड फॉर्म लगा देंगे बी बोन। यहाँ पर देखो द मैच, इसके बाद में जैसे द इंडिया के बाद में क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि मैच के बाद यहाँ क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेंस तो वही रखना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बी की वॉच हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, ऊपर पास्ट टेंस है तो हमने यहाँ भी पास्ट टेंस कर दिया। टेंस में चेंज नहीं हुआ, ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी सेकंड फॉर्म है, बस बी के सब्जेक्ट का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा सेकंड फॉर्म, यहाँ पर इसका इफेक्ट इस पे पड़ा सेकंड फॉर्म, आगे से आगे चलता जाएगा तो ये वॉच हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हमने लिख दी वॉन। तो द मैच वॉज वॉन बाय लगा करके लास्ट में ये जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर इसको लगाते ही है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा इंडिया। द मैच वॉज वॉन बाय इंडिया। इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन गई। अगर हम यहाँ पर देखें सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस थे, डबल ऑब्जेक्ट की बात अगर हम करें, डबल ऑब्जेक्ट जो होते हैं सेंटेंस में उनकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर हम लिखते हैं डबल ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तब हम क्या करेंगे, सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो डबल ऑब्जेक्ट हो तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम पहले, किसी भी एक ऑब्जेक्ट हो एनी वन ऑब्जेक्ट, एनी वन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो होता है उससे हम स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट विथ एनी एनी वन ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पर सेंटेंस लिखें ही गेव मी अ पेन, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब ये क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। हमें जब पैसिव वॉइस बनानी है इसकी तो क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। पैसिव वॉइस होता ही ऑब्जेक्ट से स्टार्ट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट उठा करके लिया। ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर लेना है, जैसे मान लो सबसे पहले हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की जगह पर बैठा है तो ऑब्जेक्टिव केस में है। अब ये सब्जेक्ट की जगह पर अगर हम इसको लिखेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर तो ये सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो मी को हम क्या कर देंगे आई, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस कर देंगे आई। यहाँ पर देखो अगेन ये सेकंड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, बी लगा करके यहाँ क्या कर देंगे थर्ड फॉर्म बी गिवन, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है आई, ही के बाद आई के बाद देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सेकंड फॉर्म कर देंगे। ये बी तो चला जाएगा, इसकी जगह पर वो जा जाएगा। देखो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो भी हमें करना है वो सेकंड फॉर्म वो इस बी का ही करना है, गेव की यहाँ पर थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये गेव ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो मीट को तो हमने यहाँ पर आई में बदल दिया, लेकिन अ पेन जो है वो यहाँ पर अभी भी है। तो ही जो है ये गिवन अ पेन, यहाँ पर हम लिख देंगे बाई लगा करके, ये जो ही है ये ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर आता है। तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम, इसका हम इस तरह से भी बना सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया था, अभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसको अ पेन को पहले लेकर के बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा अ पेन, वही है सेकंड फॉर्म हमें बी की यहाँ पर, क्योंकि बी थर्ड फॉर्म यहाँ आने वाली है तो बी जो है उसकी क्या कर देंगे, पहले ही हम यहाँ पर क्या करते हैं थर्ड वॉज लगा करके और थर्ड फॉर्म कर देते हैं वॉज गिवन। तो अ पेन वॉज गिवन। अब जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पर ही रखते हैं, देखो ये अपनी जगह पर ही जब रखते हैं तो इसमें हमें टू लगाना पड़ता है, ये ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय लगा करके ये जो ही था यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, ये हो जाएगा ही। इस तरह से हमें अगर डबल ऑब्जेक्ट वाला कोई भी सेंटेंस मिलता है तो हम इस तरह से बना सकते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। तो नेक्स्ट हम लेते हैं, ये तो हो गया डबल ऑब्जेक्ट वाला। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तब हम क्या करें, नकारात्मक यानी कि नेगेशन अगर सेंटेंस हो तब हम क्या करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया नेगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है नेगेशन।
नेगेशन, नेगेशन मतलब नकारात्मक वाक्य जो होंगे, नकारात्मक वाक्य जो होते हैं उनकी हम कैसे बनाते हैं तो ये देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज नॉट रीडिंग फ्रेंच, ये एक्टिव वॉइस में है। इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले शर्त के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, देखो वर्ब की पहचान हम करते हैं, नोट जो वर्ब के साथ है ये वर्ब है पूरी, ठीक है। नोट जो होता है ये भी इसके बाद नहीं है, ये रीडिंग से पहले है, इसके बाद नहीं है, ये रीडिंग से पहले नोट वर्ब के साथ होता है ना कि हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। या ये एडजेक्टिव अगर यहाँ पर होता तो एडजेक्टिव के साथ नोट होता, हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं होता। इज नॉट ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल के साथ है, ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल नहीं, नॉट ब्यूटीफुल। इज नॉट का कुछ कोई मतलब ही नहीं है। तो नोट भी वर्ब या एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद, उसके पहले लगता है, वर्ब के बाद नहीं लगता। यहाँ पर देखें तो फ्रेंच जो है ये ऑब्जेक्ट है, हमें यहाँ सेंटेंस जो है वो अपना ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये पैसिव है इसलिए ऑब्जेक्ट से शुरू करना पड़ेगा। तो फ्रेंच हेल्पिंग वर्ब कभी चेंज नहीं होती, वो की वही रहेगी, नोट अपनी जगह पर रह जाएगा। अब बी और थर्ड यानी कि बीवी थर्ड जो है ये पक्की सहेलियाँ हैं, बीवी थर्ड तीसरी बीवी, बी मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमेशा साथ साथ रहती है, हमेशा हर सेंटेंस में साथ रहती हैं, केवल दो सेंटेंसेस को छोड़कर। वो भी अपवाद नहीं है क्योंकि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटेरोगेटिव करना पड़ता है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम ये डबल इसका प्रयोग ना हो इस चक्कर में एक ही बार उसका प्रयोग कर देते हैं, तो वो रूल भी हम देख लेंगे। फ्रेंच इज नॉट, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर इज आया हुआ है, इज के बाद में यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई हुई है, आईएनजी वाली यानी रीडिंग। इज के बाद यहाँ हम बी नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे आईएनजी लगा करके बी को लगाएंगे। फिर जो रीड है इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे रेड, रीड की जो सेकंड फॉर्म होती है उसको रेड पढ़ा जाता है, थर्ड फॉर्म जो होती है इसको भी रेड पढ़ा जाता है, रीड रेड रेड। ये हो गया इसका प्रोनाउंसिएशन। वाई लगा करके ही जो है इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर, तो फ्रेंच इज नॉट बीइंग रेड बाय हिम। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको बना देते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे इनको क्वेश्चंस भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चंस अगर आते हों तो क्वेश्चंस में क्या होगा, दो प्रकार के ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब वाले जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले इनको यस नो टाइप भी कहा जाता है, यस नो टाइप क्वेश्चंस, ये यस नो टाइप्स वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। दूसरा इसमें होता है WH वर्ड वाले। WH वर्ड इसमें क्या होता है, पहले आता है WH वर्ड। तो हम जो ये पहला जो प्रकार है उसको हम देख लेते हैं, इसको इसकी पैसिव वॉइस बना देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू टेकन डिनर, और ये इंटरोगेशन मार्क यहाँ पर लग गया। ये सेंटेंस जो ये एक्टिव वॉइस है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें यू जो है यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आई हुई है, बी इसमें नहीं है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस नहीं है। तो एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है इसको देखेंगे हम, ऑब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पर इसकी जगह पर आना है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगी। अगर ये एक वचन आ जाता है इधर, जैसे डिनर इधर आएगा, यहाँ पर हम डिनर को लिखेंगे तो डिनर क्या है, डिनर है एक वचन। तो एक वचन यहाँ तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव आया था, जबकि हमें यहाँ डिनर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हैज। अगर बहुवचन होता तो हैव हम भी लगा देते। तो टेंस में चेंज नहीं हो रहा है, ये नंबर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वो की वही है, यहाँ पर हैव वाला वही टेंस है, ये वही टेंस है। तो हेज डिनर, अब देखो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है टेकन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेज के हेव के बाद थर्ड फॉर्म आई तो हमें हेज के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है किसकी, बी की, बीन लगा, क्योंकि बी भी थर्ड, ये बी और बी थर्ड यहाँ पर लगाना, ये बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म अब हमें लगानी है तो ये क्या हो जाएगा टेकन। अब ये बी का बीन क्यों हुआ समझ में आ गया होगा, हेज की वजह से।
एज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे एज के बाद थर्ड फॉर्म यहाँ आई थी। बाई लगा करके यू जो होता है इसका यू ही रख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलो एक एग्जांपल हम WH वर्ड का ले लेते हैं। जैसे मान लो ये सेंटेंस दिया हुआ है, व्हेन विल यू, व्हेन विल यू, व्हेन विल यू ज्वाइन अस, व्हेन विल यू ज्वाइन अस, ये सेंटेंस है। इसमें व्हेन जो है ये यहाँ पर WH वर्ड हो गया, ये स्ट्रक्चर वही है, बस ये WH वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा है। अगर इसको हटा दें तो विल यू जॉइन अस, विल यू जॉइन अस ये हो जाएगा। तो व्हेन हमने लगा दिया, अभी कब ज्वाइन करोगे, व्हेन विल यू जॉइन अस, व्हेन एक्स्ट्रा आ गया। हम भी क्या करेंगे, ये जो कुछ भी चेंज नहीं होता है, एक्टिव वॉइस जो है वो का वो ही, इसमें हम जो टेंस रहता है मैंने भी बताया था, जो टेंस रहता है वो का वही टेंस आता है। तो व्हेन अपनी, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो व्हेन अपनी जगह पर व्हेन ही रहेगा। विल यू जॉइन अस, इसमें देखो यू यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये दोनों मिलकर के ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सा अगर हम अलग रखें तो ये पता चल जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। शायद वो की वही बात, हमें क्या है, इन दोनों को छोड़ दो, ये दोनों अपनी जगह पर है, जैसे का जैसा ही आएगा। हमें जो पैसिव वॉइस बनाना है वो इस पार्ट का बनाना है, ये तो अपनी जगह पर रहेंगे, वेन विल पैसिव वॉइस में। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं करेंगे, वो भी वो का वही रहेगा, जो पैटर्न रहेगा वो का वही रहेगा। तो वेन की जगह वेन आ गया, विल की जगह विल आ गया। अस जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ अस किस में चेंज हो जाता है, वी में, यहाँ ऑब्जेक्ट बन करके जब आता है। और आपको पता होगा कि विल जो है ये आई और वी के साथ में किसका प्रयोग होता है, शेल का प्रयोग होता है। और ये भी आपने देखा होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब होता है तो हम विल का प्रयोग नहीं करते, हम किसका प्रयोग करते हैं, शेल का। विल चल जाता अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमें यहाँ पर शेल ही लगाना पड़ेगा निश्चित रूप से, ये आपको पता होना चाहिए। तो व्हेन शेल क्यों हो गया, वी की वजह से, यहाँ विल क्यों था, यू की वजह से। अब यू जो है वो तो चला जाएगा पीछे ऑब्जेक्ट बन करके, अस जो है ये आ जाएगा पहले, और एस हम यहाँ पर लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये जगह सब्जेक्ट की है, सब्जेक्ट की जगह पर तो सब्जेक्ट वाली उपाधि मिलेगी इसको। तो वी, अब वर्ब के थर्ड फॉर्म जो है हम क्या करेंगे, बी लगा करके, ये साथ साथ होते हैं ये भी बताया था, बी लगा करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, जॉइंट, बी जॉइंट, बाई लगा करके ये पार्ट हो गया अलग, बी जॉइंट ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर रहेगी। बाकी का जो रूल है वो वैसा का वैसा ही है, जैसे अभी हमने सिंपल सेंटेंस का पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, ठीक वैसा का वैसा ही ये है, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। तो इतना सा जो है इसका बनता है, बस इतना सा, ये अपनी जगह पर, ये टू पार्ट्स हो गए इसके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये अपनी जगह पर रहेगा। इसकी हम वो बना देंगे बाई लगा करके, ये जो यू था इसको हम यहाँ पर यू लिख दें। इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेशन मार्क जो है वो हम यहाँ पर लगा दें। तो ये समझ में आया होगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं एक, तो उसमें कोई चीज नहीं है, बस ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिनर को इधर ले आओ, ये इधर अपनी जगह पर चेंज होगी, बाई यू इधर कर दो, ऐसा इसमें है। अस को इधर ले आओ, यू को इधर ले जाओ, वर्ब अपनी जगह पर चेंज होगी, ये अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर रहेंगे सारे के सारे, वेन से है। इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, मेन चीज़ इसमें इंटरोगेटिव में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले होते हैं वो होते हैं, एक तो यहाँ पर हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले में, बाकी सारे सेम है, बस एक इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, डू डज और डिड जो है, इससे अगर सेंटेंस शुरू होता हो। इसके अलावा नंबर टू इसमें क्या आता है, नंबर टू इसमें आता है जो हु होता है या फिर जो हुम होता है वो। ये दो तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और इनमें ही कंफ्यूजन जो है ये लगा दिया मैंने, सॉरी। तो ज़्यादातर कंफ्यूजन वाले जो होते हैं वो यही होते हैं।
ई को हटाना भारी पड़ गया, हटा दिया। चलो, हु जो है एक तो ये है, और हु के बाद में एक जो मेन है वो है इसका इसका भाई, वो है हु। ये तो डू डज डिड से जो सेंटेंस शुरू होता हो वो, और हु और हुम से जो सेंटेंस शुरू होता हो वो। कोई खास इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है स्ट्रक्चर का। और वो क्या ध्यान में रखना है, जैसे डू से हम सेंटेंस को शुरू करते हैं, डू यू लाइक टी, ये लिखा डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी, क्या चाय पसंद करते हो, यस आई डू, यस आई डू। तो ये यहाँ पर टी जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पर वर्ब हो गई, और यू जो है ये सब्जेक्ट हो गया। इसको अलग रखो, ये टू पार्ट्स हो जाते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट अलग हो जाता है, फिर वापस वही एक सिंपल सेंटेंस बच जाता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर हम देखें तो डू यहाँ पर आया हुआ है। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये तो एक्टिव वॉइस है, जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें क्या देखना पड़ेगा कि चलो वो तो जो रूल है वो तो रूल ही रहेगा कि हमें ऑब्जेक्ट से शुरू करना है। तो इसकी जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये ले आए हम टी, टी ले आए। यहाँ जो लाइक है इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, अभी मैंने बताया था बी लगा करके, बी विथ थर्ड, यानी कि बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ कर देनी है। ये बी लाइक्ड हो गया। अब यहाँ पर बाई लगा करके ये जो यू है इसको हमने यू कर दिया, ठीक है। यहाँ जो डू है इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, बी में चेंज करना पड़ेगा। तो जो ही आप इस डू को हटाओगे, क्योंकि ये मतलब इसको इस तरह से समझाया गया है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसी में ये तीनों चीज़ें जो है वो होती हैं। अब जब भी आप इसका अर्थ जो है वो बदलोगे, जब भी इसका चेंज करोगे मीनिंग, तो ये डू डज और डिड जो है ये वापस कहाँ चले जाएंगे, अपने अपने पूर्वजों के पास चले जाएंगे, अपने फादर्स जो है उनके पास डू डज और डिड के पास में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो चली जाएंगी सारी की सारी। तो अब ये डू जब चली गई तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं। ध्यान से एक बार फिर से सुनिए कि जब जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें उसका चेंज करना होता है, कोई भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, जो ही ये चेंज होगी डू जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। ये रूल निश्चित रूप से याद रखना ही रखना। अब क्योंकि हमने यहाँ पर बी रख दिया, तो जब डू रहा नहीं तो टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज। बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। ये यहाँ पर ध्यान रहे कि ये कंटिन्यूस नहीं बन रहा है, कंटिन्यूस तो ये तब बने जब इसमें आईएनजी वाली फॉर्म आए वर्ब की, क्योंकि रूल तो रूल ही होता है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी आता है तब भी ये कंटिन्यूस होता है। इज जो यहाँ पर है ये बी है जो पैसिव बना रही है इसको, ये जो बी है ना ये इज। अब क्योंकि हमें ये इंटेरोगेटिव बनाना है, अगर हम इज यहीं का यहीं रख दें, इसको अगर इस तरह से बना दें, टी इज लाइक्ड बाई यू, जैसे ये बना दिया, तो ये तो सिंपल सेंटेंस ही रहा, फिर इंटेरोगेटिव कहाँ से रहा, इंटेरोगेटिव नहीं रहा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए ये जो इज है इस इज को यहाँ से हटा करके इसको कहाँ रखना पड़ेगा, पहले रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इज टी लाइक्ड बाई यू। पर पर्सनवाचक जो होता है, क्वेश्चन जो होता है, उसका सबसे फर्स्ट रूल यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब को जब हम जो ही हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, तो सबसे पहला काम ये होगा कि डू जो है वो अपने चला जाएगा अपने फोर फादर्स के पास, तो अब ये अकेला रह जाएगा लाइक। जनरली अगर हम यू लाइक टी का बनाएं तो हम किस तरह से बनाएंगे, टी इज लाइक्ड बाई यू। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, पहले आ गया, वैसे भी आ गया। यू लाइक टी का पैसिव वॉइस बनाओ आप, यू लाइक टी, इसका पैसिव बनाओ, टी इज लाइक्ड बाई यू, यही तो होगा। तो हम क्या करते हैं, इज जो है वो यहाँ से उठा करके हमने यहाँ रख दिया प्रश्नवाचक बनाने के लिए। तो बात तो वो सेम ही है ना, तो ये टेंस होगा वही प्रेजेंट इंडेफिनिट। खैर एक चीज़ और देखते हैं, तो डू जैसे था वैसे डज का भी है। डज जो है इसमें एक वचन, उसमें तो बहुवचन था, डज इसमें एक वचन बन जाएगा। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, डज शी ब्रिंग द चेयर हियर। यहाँ पर कोई चेयर है, उस चेयर को यहाँ लाता कौन है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब हमें इसकी बनानी है पैसिव वॉइस।
इस डज को तो छोड़ दो, पहले जो बचा हुआ है इसी की पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो अगर हम डज को हटाते हैं यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये यहाँ पर क्या है, द चेयर। हियर को छोड़ो, यहाँ पर क्या है, द चेयर, ये इतना ही ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ तक। हियर जो है ये प्लेस को डिनोट करने वाला वर्ड है, ये लास्ट में अपनी जगह पर रह जाएगा। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हम करेंगे ये कि द चेयर जो है उसको हम यहाँ लेकर के आएंगे, द चेयर। अब सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आया हुआ था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम यहाँ बी की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे चेयर के अकॉर्डिंग। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज आ रहे हैं, एक वचन है इसलिए इज आ गया, इज यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है ये भी फर्स्ट फॉर्म है बी की, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ है नहीं, तो हम भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। इंटरोगेटिव जो है ये यहाँ से हटा करके हम ये इसकी पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो द चेयर इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बी भी थर्ड है ना, ये तो बी हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या हो जाएगी, ब्रॉट। बाई लगा करके शी का क्या हो जाएगा, हर। अब इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो इज जो है ना ये अपनी जगह पर नहीं रहेगी, ये इज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये इज तो आ गया यहाँ पर, यहाँ से इज को हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इज द चेयर ब्रॉट बाय हर। हियर जो है वो अपनी जगह पर रह जाएगा, इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। ये इस तरह से अगर हम डिड का बनाएं, डिड जो है इसकी अगर हम देखें तो जैसे एक्टिव वॉइस है, डिड यू ड्रिंक मिल्क, डिड यू ड्रिंक मिल्क। अब जैसे मान लो हमें टाइम भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सेंटेंस को, हालांकि इनका कोई मतलब नहीं रहता, एडवर्बियल जो होते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। इन द मॉर्निंग ये अलग है, हमें तो सिर्फ किसको चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को भी अलग रखो। इस तरह से थ्री पार्ट्स बन गए। ये अलग जितने भी वर्ड्स आएंगे ये अपनी जगह पर रहेंगे, कितने भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, हमें सिर्फ इन तीन चीज़ से मतलब है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल्क। वही बात मैंने अभी जो बताई थी कि जैसे डज चला जाता है वैसे ही ये डिड जो है ये भी चला जाता है, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो फिर इसको वो क्या करता है, इसको बना देता है ड्रेन। डिड इसमें आते ही ये ड्रेन हो जाएगी। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो जैसे हम बी लगाएंगे, बी लगा करके ड्रिंक का क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ड्रंक कर देंगे। तो मिल्क बी ड्रंक। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय यू, इनकी बन गई। अब जो चीज़ें जहाँ पर है वो वापस रख दो। इन द मॉर्निंग यहाँ पर हो जाएगा, जैसे मान लो ये है इन द मॉर्निंग, है ना। इसको क्या बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है। प्रश्नवाचक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो ये कि मिल्क के बाद में यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जबकि हमें ये डिड यहाँ पर था तो सेकंड फॉर्म बन गई थी, ये ड्रिंक। डिड इसमें आ गया तो ये सेकंड फॉर्म बन गई, तो हमें बी की भी सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी। बी की सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है, वॉज। तो यही हेल्पिंग वर्ब का काम जो है वो कर देगी जब हम इधर इसको ले आएंगे। तो वॉज मिल्क, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ये इसको बनाने, प्रश्नवाचक बनाने इधर आ गई। तो वॉज मिल्क ड्रंक बाय यू इन द मॉर्निंग। ये इस तरह से पैसिव वॉइस बन गया। ये तो था डज के लिए और ये बन गया यहाँ पर डिड के लिए। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं हु से जो स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, WH वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देख लेते हैं। WH वर्ड्स में सबसे पहले हम ये नॉर्मल वाले जो हैं ये ले लेते हैं। देखिए, वेयर विल शी पुट हर ड्रेस। जगह नहीं होगी शायद तो पूछ लिया कि वेयर विल शी पुट हर ड्रेस, वो अपनी ड्रेस जो है वो कहाँ पर रखेगी, तो इसमें मैंने बताया था कि WH वर्ड जो होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इसको अलग पार्ट कर लो, इसका अलग पार्ट हो गया। और पीछे जो बचते हैं वो क्या बचते हैं, वो बचते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पर वर्ब हो गई, और ये यहाँ पर हो गया मेन हीरो, सुपर हीरो, जो आएगा कहाँ पर, पैसिव वॉइस में। कहाँ आएगा, यहाँ, इस सब्जेक्ट के लिए। इसको तो यहीं पर रख देंगे, वेयर का वेयर हो जाएगा। अगर हम हर ड्रेस को यहाँ पहले रखते हैं, हर ड्रेस, तो ये इसके सी के लिए विल आई थी, तो हर ड्रेस के लिए भी यहाँ विल ही
आएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट अपना हो गया पूरा। हर ड्रेस, अब हम क्या करेंगे, बी लगा करके थर्ड फॉर्म करेंगे। तो बी लगा करके ये सेकंड पार्ट है, बी लगा करके इसका हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म, यानी कि बी और पुट, ये साथ ही रहेंगे, बी और पुट। ये भी हो गया। अब बचा क्या, गोले से बाहर क्या बचा, गोले से बाहर कौन बचा, शी। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस इसकी लगा देंगे और इंटरोगेशन मार लेंगे। तो ये तो नॉर्मल सा जो पैसिव वॉइस है वो हो गया WH वर्ड का। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है when were they buying cars, कारें कब खरीद रहे थे, क्योंकि दे हैं, हर व्यक्ति जो है वो अपने लिए एक पर्सनल कार खरीद रहा था। इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले वही रूल अपने को काम में लेना है। कौन सा वाला, ये जो टू पार्ट्स कर लेंगे, वेनवर को इधर कर देंगे और दे बाइंग कार्स जो है वो इधर ले आएंगे। पैसिव वॉइस जो है वो बनता है इसका, पैसिव वॉइस जो है वो बनता है इसका सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे इसकी जगह पर कार्स। अब देखो ये यहाँ पर अपनी जगह पर रह जाएगा वेन, और क्योंकि कार्स है तो वर का वर, दे की वजह से बहुवचन दे तो वर हो गया, कार्स है तो वर रह गया, इनको हम इनकी जगह पर ही रख देंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट बन गया। अब ये यहाँ पर है, कार्स यहाँ पर आ गया, तो बाइंग जो है क्योंकि ये तो इधर चला जाएगा, बाई देम हो जाएगा यहाँ जाकर के, बाई देम। बीच में बी लगा करके हमें क्या करना पड़ेगा, बी लगा करके थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बोट। और ये जो बी है इस वर की वजह से, देखो यहाँ वर की वजह से बाइंग था, वर की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हम लेते हैं हु से जो स्टार्ट होते हैं वो, क्योंकि बाकी के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें सब में यही जो रूल है वो का वही रूल लगेगा। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं हु और हुम। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं हु वाला। हु के बाद एक बढ़िया चीज़ ये होती है कि हु में कभी भी ये जो डू होता है, हु के बाद कभी भी डू, डज और डिड जो है ये नहीं आता। अब ये प्रश्नवाचक है तो आना चाहिए, नहीं आता, इसका मतलब यही है कि इसमें वर्ब में वो चीज़ें जो है वो चली जाती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट फॉर्म हो तो पास्ट टेंस हो तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब आएगी। सिर्फ ये डू और डज जो है, डिड जो है वो नहीं आती। बाकी ऑल जो है, रेस्ट ऑल हेल्पिंग वर्ब जो है आर यूज्ड आफ्टर हु। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हु ब्रोक द चेयर। ये देखो यहाँ पर के बाद में डिड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डिड नहीं है। मैंने अभी बताया था इसको यहीं छोड़ो, हमें बनाना है इसका। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जरूरी है इनमें, वर्ब तो है, ऑब्जेक्ट भी इसमें है, सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट हम किसको मान लेंगे, इसी को मान लेंगे। तो अब देखो सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, बाई लगा करके ऑब्जेक्ट करते हैं। तो हम इसको इंटरोगेटिव भी हमें बनाना है और वो भी रखना। तो जैसे हमने वहाँ एक चीज़ की थी कि डू डज वाले सेंटेंसेस में हम यहाँ पर अगर हम देखें तो डू डज वाले सेंटेंसेस में अगर आपने देखा था, जैसे यहाँ पर डज आया हुआ है, तो हमने जो इज जो है वो यहाँ से उठा करके हमने कहाँ रख दिया था, यहाँ रख दिया था, है ना। तो ठीक वैसे ही ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, लास्ट में इस हु को न लगा करके, यहाँ बाई हुम न लगा करके, जैसे इज को हम पहले ले आए थे वैसे इस सब्जेक्ट को हम यहीं पर ऑब्जेक्ट बना देंगे। किस में बना देंगे, बाई हुम। ये हम क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं पैसिव वॉइस। तो ये बाई हुम में यहाँ पर बन गया बाई हुम। अब यहाँ हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो टेंस है यहाँ पर सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, तो टेंस हमें पास्ट इंडेफिनिट ही यहाँ पर रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बी लगा करके थर्ड फॉर्म करते हैं, तो ये हो जाएगा बी ब्रोकन। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें एक्स्ट्रा है नहीं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी भी नहीं क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का उसमें नहीं आती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बी जो है इसी को यहाँ पर क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, बाई होम वॉज, ये बी जो है ये हट जाएगा, ये वो जो है बी का काम भी कर देगा अपना काम भी कर देगा। तो बाई होम वॉज ब्रोकन, बाई होम वॉज, बाई होम
वॉज, अब ये ब्रोकन जो है, इससे पहले हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, द चेयर, क्योंकि ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे ना। तो बाय होम वॉज द चेयर ब्रोकन, ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। अगर हम द चेयर के बाद यहाँ बी और थर्ड फॉर्म लगाते तो ये प्रश्नवाचक वाला रूल जो है वो खत्म हो जाता। हमने क्या किया, हमने वहाँ यहाँ वोज ना लगा करके जो रूल होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, उसी रूल के अकॉर्डिंग वोज का यहाँ पर लिख दिया। तो ये दो काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर रहा है और ये यहाँ पर बी का काम भी कर रहा है। तो जनरली ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब और बी दोनों का ही काम यहाँ पर ये कर दे, और निश्चित प्लेस पे इसको आना पड़ता है। तो मैंने बताया था कि दो रूल होते हैं, एक रूल मैंने डू डज डिड का बता दिया था, एक ये बता दिया था। इस स्थिति में क्योंकि इसी को ये भूमिका निभानी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की, तो ये बी जो है यहाँ से इसका साथ छोड़ के पूरे सेंटेंस के साथ हो जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ हो जाता है। इसका दूसरा और है तरीका, दूसरा क्या तरीका होता है कि हम हु को हु ही रहने देते हैं यहाँ पर, हु, बाकी जो नियम है वैसे का वैसा ही रह जाएगा। वो जो यहाँ पर आ गया, द चेयर जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर आ गया, द चेयर, और हु वॉज द चेयर, अब थर्ड फॉर्म आ जाएगी ब्रोकन, और जो बाई है वो अकेला इधर हम लास्ट में रख देंगे। दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है, पहला तरीका तो हु को अपनी जगह पर ही बदल दो, दूसरा हु को वैसा का वैसा रहने दो और बाई को लास्ट में रख दो। बाई को पहले, बस यही नियम है, बस ये जो बाई है ये लास्ट में चला जाता है और बाई के हटते ही ये सब्जेक्टिव केस में आ जाता है, वैसे ये ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर है। तो ये तो हु का हुआ, एक हु का और देख लेते हैं, ये तो सेकंड फॉर्म का था, हम एक हु का और देख लेते हैं अलग से। जैसे हु वाले में है, हु इज बर्निंग कॉल देयर, कौन जला रहा है, कॉल, कोयला कौन जला रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो तरीके से है, एक तो हो जाएगा बाई हु, और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, हम यहाँ हु ही रखेंगे और लास्ट में यहाँ पर बाई लगा करके छोड़ देंगे। ये सेंटेंस आप बनाओ, कैसे बनाओगे देखें, ये होमवर्क है आपके लिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो मैं होम का आपको बता देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है, होम, होम डू यू नो हियर, whom do you know here। तो whom जो है ये यहाँ पर क्या है, whom यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, इसको ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, यानी कि who में बदल देते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका है, whom को ही, who, do जो है ये हट जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा। तो जब बी लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इज बन जाएगा। यहाँ पर हमने इज लिख दिया, ये जो यू है ये पीछे चला जाएगा बाई लग करके यू होने के लिए। तो हु इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, नॉन, हु इज नॉन हियर। अब नॉन के बाद में बाई का प्रयोग हम नहीं करते, हु का प्रयोग करते हैं। तो बाई यू न लगा करके हम क्या लिख देंगे, टू यू, हु इज नॉन हियर टू यू, बाई यू यहाँ पर नहीं है। हु इज नॉन हियर टू यू। एक सेंटेंस और देखते हैं, whom have you given your purse, whom have you given your purse। वर्ब ये है, योर पर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
ये सेंटेंस आप बनाओगे अपनी तरफ से, जैसे ऊपर बनाया हुआ है वैसे ही सोच करके ये सेंटेंस जो है वो बनवाओगे। नेक्स्ट इसमें हम ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इसके बाद में नंबर आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव इंटरोगेटिव के बाद जो सेंटेंस होता है वो होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने का मतलब है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो हमेशा यूँ ही रहेगा, लेकिन वो हिडन रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर आएगी। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द डोर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसका जो पैसिव का जो पैटर्न होता है वो पैसिव का पैटर्न क्या होता है। पैसिव का पैटर्न ये होता है कि हम सबसे पहले इसमें लेट लगाते हैं, फिर इसके बाद में यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस आती है, सब्जेक्ट होता है लेकिन केस यहाँ पर क्या होगी, केस जो होगी वो ऑब्जेक्टिव ही होगी, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्टिव केस होगी जो भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था बीवी थर्ड, बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। अब जैसे ये तो है एक्टिव वॉइस ओपन द डोर, अब इसकी हमें क्या करनी है, इसकी हमें बनानी है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस इसकी कैसे बन जाएगी, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेट सबसे पहले आएगा, लेट, फिर इसमें क्या आएगा ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है ये रहा, तो द डोर पहले आ जाएगा, लेट द डोर। अब क्या करेंगे बी लगा करके थर्ड फॉर्म, तो बी लगा करके ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, लेट द डोर बी ओपन। अब एक सेंटेंस देता हूँ, इसकी आप ऊपर वाले की तरह आप बनाओ, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। इसी तरह से यहाँ पर एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, कट द एप्पल नाउ। ये एक्टिव वॉइस के एग्जांपल हैं आप लोगों के लिए, एक तरह से ये मान लो हेल्पिंग होमवर्क है, HW है, ये एक्टिव वॉइस है और ये यहाँ पर पैसिव वॉइस है। तो इसका आप लोगों को बनाना है इस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करते हुए। नेक्स्ट हम लेते हैं कि जब सेंटेंस में डोंट आ जाता हो तब हम क्या करें। वही है, लेट से ही सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है डोंट थ्रो डस्ट हियर, डोंट थ्रो डस्ट हियर, ये सेंटेंस है। इसमें डोंट जो होता है वो तो हट जाता है। यहाँ पर हम सेंटेंस को क्या करेंगे, लेट और डस्ट जो है ये पहले आ जाएगी, लेट डस्ट, सेंटेंस वो का वही रहेगा। अब वर्ब जो होती है वो क्या है, वो नोट है जो यहाँ पर वर्ब के साथ रहेगी, बी के साथ ये आ जाएगी। यहाँ पर मेन वर्ब अब ये हो गई है, पहले जो होती है उसी के लिए नोट आता है। लेट डस्ट नोट बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी बी भी थर्ड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी थ्रोन, और हियर जो है वो अपनी जगह पर रह जाएगा। लेट डस्ट नोट बी थ्रोन हियर। आप लोगों को बनाना है, अब की बार जो देता हूँ उसकी पैसिव वॉइस आप बनाओगे, ये एक्टिव वॉइस है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट कट योर नेल, डोंट कट योर नेल, ये सेंटेंस है। एक और दे देता हूँ, डोंट टेल अ लाई। ये दोनों सेंटेंस है, इसकी आप बनाइए, देखिए बना करके कमेंट बॉक्स में देना इन सेंटेंसेस को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें अगर प्लीज़ या काइंडली अगर आ जाए, प्लीज़ या काइंडली अगर आ जाए तब हम क्या करेंगे। तब हम क्या करेंगे इसका हम ये बता देता हूँ मैं। जैसे ये लिखा हुआ है प्लीज़ शट द विंडो, प्लीज शट द विंडो। इसमें प्लीज लगा हुआ है, प्लीज यहाँ पर आया हुआ है, प्लीज शट द विंडो। हम इस प्लीज की जगह पर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये स्ट्रक्चर हम इसमें फॉलो कर देंगे। प्लीज शट द विंडो, इसमें क्या हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द विंडो।
ये इसमें हो जाएगा। तो ये प्लीज़ को और काइंडली को दोनों को ही हटा दिया जाता है, जैसे प्लीज़ हो तब भी और काइंडली होता है अगर यहाँ पर तब भी। इनको तो हटा दिया और यहाँ पर क्या बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और ये सेंटेंस जो है शट द विंडो यहाँ पर है जैसा का जैसा ही लिख दिया, शट द विंडो। प्लीज़ और डोंट अगर दोनों साथ में आ जाते हैं, जैसे मान लो ये एक्टिव वॉइस है और प्लीज़ और ये दोनों साथ में अगर आ जाए, प्लीज़ डोंट, प्लीज़ डोंट प्लग द फ्लावर्स। द यहाँ पर दैट दोज के लिए यहाँ पर आया हुआ है, फ्लावर्स कर देते हैं। प्लीज़ डोंट प्लग द फ्लावर्स। वैसे प्लीज़ भी है और डोंट भी है, तो हम क्या करेंगे, ये प्लीज़ और डोंट दोनों ही हट जाएंगे। इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, प्लीज़ और जो डोंट है इसकी जगह पर हम लगा देंगे यू आर। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और जैसा अगर इसे वो सेंटेंस आ जाएगा, प्लग द फ्लावर्स। ये इस तरह से हम कर देंगे। तो नोट जो है इसमें यहाँ पर क्या, नोट यानी टू जो होता है इसके पहले हम नोट को यहाँ पर लगा देते हैं। टू प्लग जो है ये इन्फिनेटिव बन जाता है, इन्फिनिटी। तो यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू प्लग द फ्लावर्स। अब अगर यहाँ नोट लगा दोगे तो ये हो जाएगा कि आपसे प्रार्थना नहीं की जाती है, तोड़ो। आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाती, नहीं तोड़ने के लिए तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर नोट नहीं लगाते। तोड़ने के लिए, न तोड़ने के लिए तो न तोड़ने के लिए तो ये होता है नोट टू प्लग, न तोड़ने के लिए आपसे प्रार्थना की जाती। नोट अगर यहाँ लगा दोगे तो ये हो जाएगी कि प्रार्थना नहीं की जाती है आपसे, ठीक है। ये इस तरह से प्लीज़ और डोंट दोनों ही आ जाते हैं। प्लीज़ की जगह पर अगर यहाँ पर काइंडली भी होता तब भी वही बात इसमें होती। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका सेकंड पार्ट जो है मिससेलेनियस जो है थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के जो पैसिव वॉइस है वो या तो मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा, नहीं तो लाइव में हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। वहाँ पर ऐसे ऐसे खतरनाक सेंटेंसेस जो है पैसिव वाले वो हम बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सीखते रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, बताइए। अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।